हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और एक बार फिर से मैं गणेश मुराड़िया आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल गणेश कुमार मुराड़िया पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप चल रही हैं और उनका जो प्रोजेक्ट कार्य है, जो उनकी जो डायरियों को मेंटेन करने का कार्य है, वह आपको मैं करवा रहा हूँ। और आपको जैसा कि विदित है, पहले के जो वीडियो में मैं आपको 2 डायरियों का पाठ्य पुस्तक विश्लेषण और एक मननशील रिपोर्ट, इन दोनों को कवर करवा चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कार्य की और एक अपन बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान कार्य की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज सावन का पहला सोमवार है, भगवान महादेव का काल है, भगवान महादेव का दिन है। तो आप यहाँ से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो बोलिए उज्जैन के महाकाल की जय। जीता हूँ तेरे शान से, महादेव तेरे नाम से। आइए स्टार्ट करते हैं। भगवती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, और ये पहली डायरी है प्रथम वर्ष के लिए 2021-22। केस स्टडी सर्वे या प्रोजेक्ट। प्रमाण पत्र में जैसा कि आप सभी को विदित है कि किस तरीके से इसको भरना है, लेकिन आप ये जो संकेतिका है, आप इसको अभी नहीं भरेंगे। जब आप आपकी डायरी पूरी कर लेंगे भरने की यानी कि लिखने की, उसके बाद में आप इसको जो पृष्ठ संख्या है उसके हिसाब से इस संकेतिका को भरेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से ही दोस्तों यहाँ पर यह भरी जाएगी। तो सबसे पहले आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले आप जो अपनी पेज हैं उन पेजों पे क्रमांक नंबर डालिएगा। उसके बाद में आप अपनी डायरी को भरना स्टार्ट कीजिएगा। ये सर्वे है, प्रोजेक्ट कार्य है, केस स्टडी है, कैसे किया जाता है, क्या क्या कार्य इसमें होते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं, आप इसको एक बार ज़रूर से पढ़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम आपको लिखना है, जिस विद्यालय में भी आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं। सर्वे आपको करना है और सर्वे में आप लिखना है कि सर्वे एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से हमें किसी भी विद्यालय की कमी या उन्नति का पता लगा सकते हैं। यह माध्यम विद्यालय की पृष्ठभूमि को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, आप इसको अपने दिमाग के अनुसार भी आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ताकि डायरियाँ वैसे एक समान नहीं लगे। और वैसे मैं आपको बता दूं, डायरिया एक समान लगनी भी नहीं, क्योंकि जो आपके विद्यालय का नाम है वह सभी का अलग अलग है, अलग अलग है। और जो छात्र है और जो आपके छात्र सहयोगी है, जो आपके अध्यापक सहयोगी है, उन सबका नाम भी क्या है दोस्तों, अलग अलग है। आइए नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, अतः हमें किसी भी विद्यालय के सर्वे में उसके प्रत्येक कार्यों पर अनुसंधान करना चाहिए। इसके माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षा से जुड़कर शैक्षिक संस्मरण का सर्वे कर उसका विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। सर्वे करने के पश्चात हम अपने महत्वपूर्ण सुझावों को लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्यक्तिगत अध्ययन भी इस सर्वे का प्रमुख अंग है, जिसमें बालक की समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट है सेकंड, व्यक्तिगत अध्ययन से हास्य। व्यक्तिगत अध्ययन से उन बालकों का अध्ययन किया जाता है जो मानसिक रूप से पीड़ित या अविकसित हो, जैसे क्रोधी बालक, घमंडी बालक, नशा करने वाले बालक एवं चोरी करने वाले बालक आदि। और जैसा कि आप सभी को पता है, आप सरकारी विद्यालयों में अपना शिक्षण कार्य यानी कि 24 दिन की इंटर्नशिप प्रोग्राम आप कर रहे हैं, और आपको उनमें ऐसे एक ही नहीं, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे आपको अपनी क्लास में मिलेंगे जो उद्दंडी है, उत्पाती है और एक दूसरे की कभी शिकायत करते रहते हैं। आपको जाते समय भले ही 10-15 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने एक भी दिन का काम अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी जो नोटबुक में नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको वहाँ पे धैर्य बना करके रखना है, अपना शिक्षण कार्य आसानी से और सावधानी पूर्वक वहाँ से लेकर के निकलना है। और एक अच्छे शिक्षक की, क्योंकि दोस्तों गुरु ही एक वह चीज़ होती है जो दूसरे किसी भी व्यक्ति का जीवन को बनाती है और किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। आगे इनमें ऐसे बालकों का व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही बालक की रुचियों, आदतों एवं व्यवहारों का पता बालक के माता पिताओं से, मित्रों से एवं रिश्तेदारों से, विद्यालय के अध्यापकों से लगाया जाता है। केस स्टडी हमारा जो दोस्तों शुरू होता है, जो पॉइंट वह यहाँ से होता है केस स्टडी। आप इसको पहले बताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा कि भाई सर्वे क्या होता है, उसके बाद में आप अपने पॉइंट को यहाँ पे रेखांकित करके इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। केस स्टडी का अध्ययन किसी एक बालक के बारे में सब कुछ लिखकर विस्तार से जाना जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन से बालक में मानसिक परिवर्तन कर सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन के उद्देश्य, पहला पॉइंट है इसमें कि बालक की मनोवृत्तियों को जानना। इससे बालक की मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे बालक पढ़ाई में कमज़ोर क्यों है, चोरी क्यों करता है, विद्यालय से क्यों भागता है। दूसरा है बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। इसके माध्यम से बालक के व्यवहार में उचित एवं सही परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ या पढ़ाई में कमज़ोर है, तो अध्यापक उसे आगे की पंक्ति में बैठाकर अतिरिक्त समय देकर होशियार छात्रों के मध्य बैठाकर अनेक विधियों से उसकी कमजोरी को दूर करता है।
तीसरा पॉइंट है बालक की रुचियों का विस्तार। इसके अंतर्गत बालक की रुचि, आदत तथा व्यवहार का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। चौथा पॉइंट बालक की संपूर्ण जानकारी एवं समाधान। इसके माध्यम से अध्यापक द्वारा बालक की संपूर्ण जानकारी उसके अभिभावक को दी जाती है, जिससे वे उसकी समस्या का हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। पांचवा पॉइंट है बालक को उचित मार्गदर्शन देना। इसके माध्यम से अध्यापक द्वारा बालकों को सही व उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिससे उसमें वांछित सुधार संभव हो सके। छठवां है बालक को सामाजिक प्राणी बनाना। इसके माध्यम से अध्यापक बालक को सामान्य या फिर समाज का उपयोगी सदस्य बनाने का प्रयास करता है। सातवां है बालक का सर्वांगीण विकास। इसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास में आप लिखेंगे कि इसके माध्यम से अध्यापक बालक की संपूर्ण समस्याओं का हल निकालकर उसे सामाजिक नागरिक बनाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बनाता है। दोस्तों, छात्र या फिर व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक मैंने इसमें अभी कुछ भरा नहीं है, क्योंकि किसी भी जब आपकी इंटर्नशिप कार्य पूरा हो तो उससे 1 या 2 दिन पहले आप किसी भी जो आपको जो क्लास दी गई है, वैसे आपको 6ठी क्लास या फिर 7वीं क्लास दी गई होगी, या फिर हो सकता है 8वीं क्लास भी दी गई हो या फिर 6ठी क्लास दी गई हो, तो आपको उनमें से किसी बालक को नहीं लेना। आपको लेना है 5वीं क्लास से नीचे के बालक को। आप 5वीं क्लास के बालक को भी ले सकते हैं, और फिर उसकी जो पूरा बायोडेटा है कि उसने अंकन तिथि कब है और फिर उसका नाम क्या है, उसके जो विद्यालय की प्रवेश तिथि कब है, उसका पता क्या है, तो आप उसको दोस्तों यहाँ पर एक छात्र के बायोडेटा को आप यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आ जाएगा कि बालक के प्राणी होने के कारण बालक के घमंडी होने के कारण एवं प्रभाव। तो आप इसमें पहला लिखेंगे परिवार की स्थितियाँ किस प्रकार से बालक पर अपना असर पैदा करती है, या जो परिवार है यदि वह अमीर है तो क्या होगा, बालक को घमंड होगा। यदि परिवार क्या है नौकरी में है तो बालक को घमंड होगा। आप इसमें देख करके आसानी से धीरे धीरे और 780 पिक्सल पर आपको यह वीडियो देखना है। किस पे दोस्तों, 780 पिक्सल पे आपको यह वीडियो देखना है, ताकि पूरा स्पष्टता से आपको दिख सके और डायरेक्ट को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करना है। बहुत सी जगह मेरे पे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैंने उन गलतियों को काटा नहीं है। आप भी उनको काटने का प्रयास नहीं करें, आगे से ही उसको लिखने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी डायरी स्वच्छ होनी चाहिए। आप मैंने इसमें ब्लैक पेन, लाल पेन और एक ब्लू पेन का क्या किया है दोस्तों, इस्तेमाल किया है। आप भी इसमें कर सकते हैं। सेकंड में आप लिखेंगे घमंडी होने के कारण में कि शिक्षित है, शिक्षित परिवार। यदि बालक का परिवार शिक्षित है तो बालक घमंडी हो जाएगा। आप इसमें देख करके धीरे से इसको लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आपके आ जाता है कि माता पिता व अन्य परिवारजनों का विद्यार्थी के संबंध में विचार। तो विद्यार्थी के माता पिता एवं अन्य परिवारजनों से बातें करने पर बालक के घमंडी होने व उसके विभिन्न कारणों का पता चला। साथ ही विद्यार्थी के माता पिता ने बताया कि वे दोनों अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण अपने बच्चे पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं, अतः आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से वे प्रत्येक आवश्यकता को समझकर पूरा कर देते हैं। दोस्तों, आप इसमें नोटिस कीजिएगा, ये जो कारण है ये मुझ पर गलत हुआ है, लेकिन मैंने इसको पूरा गहरा नहीं किया, सिर्फ एक बार इसको काट देना है, ताकि जो टीचर है, वैसे आपकी ये कॉपियाँ, वैसे आपकी डायरियाँ चेक नहीं होंगी, क्योंकि सीधे जैसे आपको लाइन बना करके आवंटित की गई थी, ऐसे ही लाइन बना करके ले ली जाएंगी और एक रद्दी में पटक दी जाएंगी। तो ज़्यादा आपको वैसे करना नहीं है। वे शिक्षित है, आर्थिक रूप से संपन्न भी है तथा बच्चों की शिक्षा का महत्व समझते हैं, अतः घर पर भी बालक को अलग से अध्ययन कक्ष उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अध्ययन की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। वे बताते हैं कि बालक प्रतिभाशाली है तथा कक्षा में हमेशा अव्वल रहता है, अतः वह अन्य बालकों को पीछे छोड़कर अब वह पढ़ाई में आगे रहता है तो घमंड का शिकार हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बालक किसी भी तरीके से घमंड है, लेकिन जब ये उसकी जो परिवार की जो स्थितियाँ होती है उनसे वह क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो माता पिता के द्वारा अलग से कमरा उपलब्ध करवाया जा रहा है, माता पिता के द्वारा उसको जो सभी सुविधाएं दी जा रही है, और फिर उसकी तारीफ भी की जा रही है कि वह अव्वल आता है, लेकिन क्या है, उसमें अभी भी घमंड है। और घमंड एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, वह कहीं तक भी जाए लेकिन नीचे आता ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों एवं सहपाठियों का विद्यार्थी के संबंध में विचार। क्या कहते हैं इसके सहपाठी? तो विद्यार्थी के मित्रों से बात करने पर हमें पता चलता है कि बालक अन्य विद्यार्थियों से अमीर है तथा वह सबसे अलग व अच्छी चीज़ें लेकर आता है। अब वह अन्य विद्यार्थियों से सबसे अलग एवं श्रेष्ठ सुविधाएं पाता है तो वह घमंड करता है। विद्यार्थी का अन्य सहपाठियों से बात करने पर पता चला कि बालक पढ़ाई में होशियार है तथा वह हमेशा ही सभी विषयों में अव्वल रहता है तथा वह अन्य छात्रों की समस्याओं को भी हल करने में सहयोग करता है तो उसे घमंड हो जाता है। छात्र की अभिरुचि 7वें पेज नंबर पर आप देखेंगे कि बालक से बातें करने पर उसने स्वयं को अच्छी व बुरी लगने वाली चीज़ों के बारे में बताया।
विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है। उसने बताया कि उसे हिंदी व सामाजिक विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है। हिंदी में कविताएं व सुनना उसे बेहद पसंद है। खेलों के बारे में बालक से पूछने पर उसने बताया कि उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और वह विद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं को देखने व हिस्सा लेना नहीं भूलता है। वह टीम इंडिया के मैच को भी कभी मिस नहीं करता है। बालक को चित्रकला भी बहुत अधिक प्रिय है। अपने को बेहतर प्रस्तुत करने के लिए वह चित्रकारी करता रहता है। बालक को अपने सहपाठियों के साथ पिकनिक पर जाना भी अत्यधिक पसंद है। आप इसमें खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों तभी आपकी ये क्या भरेंगी, डायरिया भरेंगी। और जैसा कि सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था, आप अपनी डायरी शुरू होते ही जो पिंचिंग के जो बीच के जो पेज हैं, मिडिल पेज हैं, आप उनको फाड़ लो। तो जो 14 आपके जो 18 आपकी पेजों की जो डायरियाँ हैं वह 16 पेजों की हो जाएंगी, या फिर आपके 14 पेजों की हो जाएंगी। तो आप आसानी से, और तब भी आपके 1-2 पेज खाली रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बालक की भावी कल्पना। बालक की भावी भविष्य की कल्पनाएं बहुत ही प्रभावी है। वह चाहता है कि वह पढ़ाई करे तथा बड़ा होकर उच्च पद हासिल करें, जिससे परिवार का समाज में ऊंचा स्थान बना रहे और हमेशा सम्मान मिलता रहे। बालक चाहता है कि वह समाज में एक इज्जतदार आदमी बने, जिससे सभी उसका सम्मान करें। बालक अपने सपनों की नई उड़ान भरना चाहता है। बालक गरीबों, असहायों तथा समाज की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कल्याण कर उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है। छात्र के भविष्य के लिए की गई तैयारियां। छात्र के लिए भविष्य को देखते हुए माता पिता द्वारा एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे बालक के जीवन को आने वाले समय में आसान, सरल व सहज बनाया जा सके। इसके लिए अभिभावक द्वारा बताया गया है कि वह इसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने के पश्चात नज़दीकी महाविद्यालय में एडमिशन करवाएंगे और बालक की इच्छा के अनुसार एक अच्छा प्रशासक बनने के अनुरूप उसे आर्ट्स विषय दिलवाएंगे, जिससे बालक को शासन व्यवस्था को जानने के साथ साथ राजनीति, भूगोल व विश्व को भी जानने का अवसर प्राप्त हो। वह बालक को एक निजी रूप से कमरा भी पढ़ाई हेतु उपलब्ध करवाएंगे, ताकि उसकी पढ़ाई नियमित, व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से बिना रोक टोक के चल सके। अभिभावक द्वारा बताया गया है कि वह बालक की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सरकारी नौकरी में अपने सपने साकार करने हेतु बाहर शहर में भेजेंगे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। पैराग्राफ चेंज करके, दोस्तों आप अपनी इच्छा से भी इसमें बार बार पैराग्राफ चेंज करना, ताकि आपकी जो ये बुक है, ठीक है ना, नोटबुक है, ये भरने में आए। वह बालक को अपनी ज़रूरत पूरी करने हेतु शिक्षा लोन बैंक द्वारा लेंगे, ताकि बालक की पढ़ाई पर पैसा खर्च कर उसके भविष्य को संवारा जा सके। अतः अभिभावक द्वारा विद्यार्थी हेतु की गई भविष्य की तैयारी सर्वोत्तम व उत्कृष्ट है, और आशा है कि विद्यार्थी भविष्य में निश्चित ही एक सफल आदमी, बेहतर प्रशासक बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राप्त उत्तरों के आधार पर निम्न कारण स्पष्ट हुए। पहला है कि माता पिता के व्यस्त होने पर ध्यान नहीं देना। दूसरा, माता पिता के अमीर होने से बालक में घमंडी स्वभाव उत्पन्न होना। तीसरा, माता पिता के घमंडी होने पर बालक का भी घमंडी हो जाना। चौथा, माता पिता द्वारा बालक की हर मांग को पूरा करना एवं आवश्यकता से अधिक चीज़ें देना, उपलब्ध करवाना। किसी भी क्षेत्र में आगे होने, जैसे खेल, चित्रकारी में होशियारी, इसके कारण उसमें घमंडीपन की भावना आ जाती है। बालक का घर बड़ा है, बालक के माता पिता का व्यवसाय अच्छा है, उस कारण भी बालक में घमंड आ जाता है। सातवां है, यदि बालक शारीरिक रूप से सुंदर व हष्टपुष्ट है तो इस कारण से बालक घमंडी हो जाता है। नेक्स्ट, घमंड से बचने के सुझाव। तो पहला है कि बालक की हर मांग को पूरा नहीं करना चाहिए। बालक को जिन जिन वस्तुओं की अधिक आवश्यकता है केवल उन्हीं को दिलाना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को सभी छात्रों में एकता, बंधुता और भाईचारे की भावना को जागृत करना चाहिए, ताकि छात्र दूसरे छात्रों को हीन भाव से न देखें। शिक्षक को कमज़ोर छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि कमज़ोर छात्र होशियार छात्रों के बराबर आए और सभी छात्र घमंडीपन की भावना से दूर रहें। फोर्थ पॉइंट, माता पिता द्वारा बालक को समझाना चाहिए कि सभी गतिविधियों में भाग लेना व आगे रहना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करना उतनी ही बुरी बात है। अतः घमंड हमें नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि माता पिता को समय निकालकर बालकों पर ध्यान देना चाहिए, तभी बालक घमंडी होने से बच सकते हैं। छठा पॉइंट, माता पिता द्वारा बालक की हर इच्छा को पूरा करने से पहले सोच लेना चाहिए कि बालक की इच्छा सही है या गलत। सातवां, माता पिता का भी स्वभाव अगर घमंडी है तो सबसे पहले उन्हें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, तभी वह अपने बालक को घमंडी होने से बचा सकते हैं। आठवां, माता पिता को बालक के व्यवहार के अनुसार ही उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वस्तुओं को उपलब्ध कराना चाहिए। अब दोस्तों इसमें का जो पूरा निष्कर्ष निकल करके आता है वो यह है कि व्यक्तिगत अध्ययन यानी कि केस स्टडी में उन बालकों का अध्ययन किया जाता है जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं।
पहला है कि इसका प्रमुख उद्देश्य छात्र या बालक या फिर व्यक्ति की मनोवृत्तियों को जानना है। दूसरा है सेकंड, व्यक्तिगत अध्ययन करने से बालक के घमंडी होने पर समय से ही बचाया जा सकता है। तीसरा, बालक को अपने माता पिता या परिवार के अनुसार उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। चौथा है कि बालक को अपने परिवार की संपत्ति के बारे में अवगत करने या उसके आधार पर घमंड करने से रोकना चाहिए। पांचवा है कि बालक के व्यवहार में अच्छे परिवर्तन लाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से इस डायरी को बनाइएगा और फिर धीरे धीरे देख देख करके बनाइएगा। 780 मेगापिक्सल पर आप इसको देखिएगा और फिर आपके इसमें नीला पेन और रेड पेन और ब्लैक पेन आप इसमें यूज़ ले सकते हैं। और दोस्तों, काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको पूरा देखना ताकि आपकी इसमें गलती होने की संभावना क्या हो, कम हो। इसी कड़ी में हम आते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, हमारी अगली डायरी इंटर्नशिप कार्य 2021-22 की 24 दिन के लिए। आइए देखते हैं। जैसा कि प्रमाण पत्र सांकेतिका अभी नहीं भरनी है, सबसे लास्ट में आपको यह भरनी है। उसके बाद में आपको पृष्ठ क्रमांक डालने हैं फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक। और यदि हो सकता है तो आप इसके बीच के जो 2 पेज हैं वो फाड़ लीजिएगा, तो क्योंकि जो ये आपकी डायरी है वह कम पेजों की हो जाए। ये पॉइंट है, किस प्रकार से आपको पॉइंट बनाने हैं। और यदि आपको ये वाले पॉइंट नहीं भी बनते हो तो आप इनको ध्यान में रख करके ही करें। क्रियात्मक शोध शीर्षक है, संस्था का नाम है। संस्था का नाम मैंने इसमें नहीं लिखा है अभी, लेकिन मैं लिख दूंगा। आप अपने अपने जो स्कूल है उसका नाम लिख लीजिएगा। शोधकर्ता का नाम, अपना खुद का नाम लिखना है और फिर कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, प्रशिक्षु हैं आप और कौन से वर्ष में हैं। शोधकर्ता, सहायक अध्यापक व छात्रगण। अवधि इसकी 20 दिन के लिए हम इसमें रखेंगे। समस्या की पृष्ठभूमि, छात्र और अभिभावक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं एवं अधिकांशतः अभिभावक अशिक्षित या कम पढ़े होते हैं। कक्षा 2 के छात्र छात्राओं का मात्राओं का उचित प्रयोग नहीं करते, इसी कारण अशुद्ध उच्चारण होता है और लिखने में ऊ, ई या री की मात्राओं का सही प्रयोग नहीं करते। क्रियात्मक परिकल्पना क्या की गई है कि छात्रों को ई, ऊ और री की मात्राओं की पहचान कराकर उनका सही उच्चारण कराया जाए तो मौखिक अशुद्धियों में सुधार किया जा सकता है। दूसरा है कि प्रतिदिन लिखित कार्य कराए जाएं और किए गए कार्य की जांच हो तथा छात्रों को समझाकर उसमें सुधार कार्य करवाए जाएं तो लिखित अशुद्धियां दूर की जा सकती है। देखिएगा दोस्तों, आप इंटर्नशिप में मज़े ले रहे होंगे, आप इंटर्नशिप में अपनी इंटर्नशिप को बेहतर बना रहे होंगे और अपनी जो स्टूडेंट है उनमें एक अच्छी छवि आप स्टूडेंटों के सामने प्रदर्शित कर रहे होंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको किस तरीके से पढ़ाना है। जैसे मैं भी वहाँ पे क्लास में गया तो मैंने देखा कि कोई बच्चा है दीवार के लग करके बैठा है, कोई ये जो टॉफ़ी खा रहा है, ठीक है ना, कोई ये जो चीज़ खा रहा है और कोई ये जो सर कह रहा है कि सर मैं टॉयलेट कर आया हूँ, कोई किसी के दे रहा है, कोई आया है तो पेन लेके नहीं आया है, कोई अगर रफ कॉपी या फिर फेयर कॉपी बना करके लेके आया है तो सब लोग तो आगे से शुरू करते हैं और वे पीछे से शुरू करता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को आपको सुधारने का प्रयास करना है। पाठ को पढ़ाते समय आप प्रमुख शब्दावली वहाँ पे लिखें और उसको बार बार है ना पाठ के साथ में आप उसको रिवाइज करवाएं। जब आप क्लास से जाएं फिर उसको रिवाइज करवाएं और रफ कॉपी में करवाएं और उसी कार्य को फेयर कॉपी में करने के लिए दें। आते समय आप अगले दिन सबसे पहले वही कार्य को चेक करें और जो गलत जो क्या लिखे गए हैं, शब्द लिखे गए हैं, उन पर गोला लगा करके उनको 5 बार लिखने के लिए आप विद्यार्थियों को दें ताकि उनमें क्या है, उनके लेखनी में सुधार किया जा सके। आइए क्रियात्मक अनुसंधान में हम देखते हैं नेक्स्ट कार्यविधि। तो स्तर कक्षा 2, समय 20 दिन। क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा बनाई गई है और निम्नलिखित कार्यविधियों का प्रयोग किया गया है। आप इसमें बिल्कुल ध्यान से लाइनों को खींचिएगा और बिल्कुल साफ साफ बिना अशुद्धि किए हुए आप इसमें बनाइएगा। देख लेना, आप ये देख सकते हैं आपकी किस तरीके से मैंने बनाई हुई है। नेक्स्ट आ जाता है आपके उसी में ही 4th पॉइंट। उसके बाद में आपने प्रश्नावली। देखिए, ये जो प्रश्नावली मैंने लिखी है, आप इसमें आंसर नहीं लिखे। ये जो मैंने ऊ की मात्रा पर गोला लगाओ, ये मैंने नीचे लिख दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन आप इसमें आंसर नहीं लिखें। जैसे री से बनने वाले शब्दों के नाम लिखो तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आप इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखें क्योंकि ये सिर्फ प्रश्नावली है, उत्तरावली नहीं है, तो आप इसमें बिल्कुल भी नहीं रखें प्लीज़। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी इस बुक में गलती होने की संभावनाएँ बहुत कम रहे। उद्देश्य कथन, कक्षा 2 के छात्रों को ऊ, ई या री की मात्राओं का शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण कराना और लेखन कार्य में मात्रा को उचित प्रयोग करना सिखाना।
समस्या का कारण क्या है, तो दोस्तों आपको इसमें लिखने हैं, जैसा कि मैंने इसमें ये पॉइंटों को दर्शाया गया है। समस्या का क्या कारण है, कुल 5 पॉइंट है, ध्यान से उतारिएगा बिना शुद्धि किए हुए। कारण उसके बाद में एक सारणी में बनाए गए हैं, उन्हीं कारणों को मैंने फिर यहाँ पे दर्शाया है, आप इसमें देखिएगा। नेक्स्ट पेज है प्रश्नावली, फिर से प्रश्नावली आ गई है, इस पर मैंने ठीक किया है, इसमें मैंने आंसर नहीं लिखे, तो अब आपको भी इसमें आंसर नहीं लिखना है और सिर्फ ऐसे कैसे ही करना है। ये वही प्रश्नावली है। नेक्स्ट उपकरण, इसमें हमने दोस्तों क्या क्या यूज़ में लिए हैं, जैसे फ्लैश कार्ड है, वैसे यूज़ में तो कोई नहीं ले रहा होगा, सभी को पता है। जैसे डायरी है, कोई भी खुद अपने आप नहीं बना रहा होगा, कोई भी स्वयं नहीं बना रहा होगा, तो इसलिए सब अपनी फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम भी हमारी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करते हुए चलते हैं। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारा कार्य आना चाहिए। तो देखिएगा उपकरण में आप लिखना कि फ्लैश कार्ड, दूसरा रंगीन पेंसिल, तीसरा रंगीन चौक का प्रयोग, शब्द लिखे चार्ट पेपर, फिफ्थ है खेल विधि, 6 है शाम पट्ट का उपयोग। फिर आप लाइन छोड़िएगा और आंकड़ों का विश्लेषण करना। आप शोध से पूर्व की स्थिति क्या थी, उसके बाद में सुधार कार्य इसमें क्या क्या किए जा सकते हैं। इस प्रकार से सुधार कार्य में देखिए, जैसे बच्चों को ई ऊ ऊ री की मात्राओं का उच्चारण कराया, फ्लैश कार्ड तथा रंगीन चौक के द्वारा शाम पट्ट और मात्राओं को पहचानने को कहा गया और उनको बार बार लिखने और बोलने का प्रयास कराया गया। ये जो मैंने कट्टा फीसी की है ना, इस तरीके से आपको कट्टा फीसी नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक लाइन खींच देनी है और वो कट जाएगा। अब शोध की पूर्व की स्थिति हमने देखी, अब शोध की बाद की स्थिति हम इसमें देख रहे हैं। आप इसमें सारणी बना करके इसी तरीके से कीजिएगा, शुद्ध शुद्ध। उसके बाद में इसका भी आपको कारण बताना है। नेक्स्ट सुझाव, फिर आपको अंतिम में सुझाव देने हैं कि इन छात्रों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। शिक्षकों को प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए कि छात्र गलत उच्चारण और गलत लिखित शब्दों का प्रयोग नहीं करें। दोस्तों मैं पढ़ाने के लिए गया था, तो मैं कुछ लिखवा रहा था, तो मैंने बोला कि कोमा लगाइए, तो उन्होंने सिर्फ क्या लिखा, उन्होंने कोमा नहीं लगाया, उन्होंने लिख दिया कि कोमा लगाइए। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे चेक भी करता रहना है कि बच्चा शुद्ध लिख रहा है या फिर नहीं लिख रहा। छात्रों को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। समय समय पर मात्राओं का मौखिक अभ्यास और श्रुति लेख बोला जाना चाहिए। शिक्षक को धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आपकी 2 डायरियाँ, क्रियात्मक अनुसंधान प्रोजेक्ट सर्वे रिपोर्ट। आप इसको ध्यान से बनाइएगा। वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब स्पष्टता से बताइए, शुद्धता से बताइए, तो आप अपनी डायरी को भी स्पष्टता से और शुद्धता से भरने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको 2 दिन पहले 2 डायरियों की वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब हाँ 2 डायरियों की वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ, और इस वीडियो में भी 2 डायरियों की वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है। आप ध्यान से उतारना। और दोस्तों यदि आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और कमेंट्स नहीं किया है, तो प्लीज़ करना। बहुत मेहनत लगती है करने के लिए और बहुत नेट खर्च होता है, ये सब आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। तो प्लीज़ इसमें आप सपोर्ट करें और अपने भाई को आगे से आगे और बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। और अब जो 3rd वीडियो आपके लिए आएगी वो आपकी प्रोफाइल की और एक ये आपके पाठ्य पुस्तक वाली जो मोटी वाली डायरी है, उसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।